ना कीजिए एक ऐसे रसोइये की जिसका मुख्य काम खाना बनाना नहीं बल्कि राजा के भोजन में जहर की जांच करना है। एक ऐसी नौकरी जहां हर निवाला जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता है। अरे वाह, शुरुआत इतनी रोचक। बिल्कुल। या फिर जरा सोचिए उस वास्तुकला के बारे में जो बिना आधुनिक सीमेंट के बनी और आज सदियों बाद भी भूकंप के तेज झटकों के बीच शान से खड़ी है। ज्ञान की इस गहरी यात्रा में शामिल होने वाले सभी सीखने वालों का स्वागत है। और आज की ये क्लास वाकई बहुत धमाकेदार होने वाली है। हाँ, आज हम असम सामान्य ज्ञान यानी असम जीके के टॉप 500 प्रश्नों की पहली क्लास शुरू कर रहे हैं। चलिए, तो बिना किसी देरी के इस यात्रा की शुरुआत एक बहुत ही प्राचीन स्रोत से करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में रेशम उत्पादन के लिए नलबारी जिले के किस गांव का उल्लेख किया गया है? ये सच में सोचिए, एक इतने पुराने ग्रंथ में असम का जिक्र। हाँ, इसके विकल्प है सोनकुरिया, नामदोंगा, दिहाजारी या इनमें से कोई नहीं। थोड़ा विचार कीजिए। देखिए, अक्सर हम अर्थशास्त्र को सिर्फ मौर्य साम्राज्य से जोड़ते हैं, पर असम का जुड़ाव अपने आप में बड़ी बात है। अच्छा, तो सही उत्तर है विकल्प 1 सोनकुरिया, जिसे प्राचीन काल में सुवर्ण कुंडिया के नाम से भी जाना जाता था। बिल्कुल, और सुवर्ण कुंडिया का अर्थ ही होता है सोने का कुंड। ये नाम वहां पैदा होने वाले सुनहरे मूंगा रेशम की ओर इशारा करता है। अरे वाह, मतलब कौटिल्य को पता था कि इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था किस चीज पर टिकी है। हाँ, वो एक रणनीतिकार थे। उस समय सुवर्ण कुंडिया का रेशम पूरे उपमहाद्वीप में सबसे मूल्यवान व्यापारिक वस्तुओं में से एक था। क्या बात है। इतिहास को अर्थव्यवस्था से जोड़कर देखना हमेशा एक नया नजरिया देता है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं असम की सांस्कृतिक पहचान की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है कोपो फूल, जिसे फोक्सटेल ऑर्चिड भी कहा जाता है, इसको राज्य फूल के रूप में अपनाए जाने के समय असम के मुख्यमंत्री कौन थे? ये फूल तो असम की संस्कृति और बिहू नृत्य की जान है। एकदम सही। इसके विकल्प मिलते हैं प्रफुल्ल कुमार महंता, तरुण गोगोई, सर्बानंद सोनोवाल या इनमें से कोई नहीं। एक पल रुकिए और जरा सोचिए। बिहू के समय जब डांसर इस फूल को पहनती हैं, तो पूरा माहौल ही खिल उठता है। चलिए देखते हैं। सही उत्तर है तरुण गोगोई। 4 अप्रैल 2003 को इस फूल को आधिकारिक तौर पर राज्य फूल का दर्जा दिया गया था। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि राज्य किस आधार पर एक फूल को आधिकारिक दर्जा देता है। हाँ, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, जब आप किसी ऐसे फूल को प्रतीक बनाते हैं जो सदियों से आपके लोक नृत्यों और वसंत ऋतु का हिस्सा रहा है, तो आप असल में अपनी सांस्कृतिक चेतना को मजबूत कर रहे होते हैं। ये एक बहुत ही सोची समझी सांस्कृतिक कूटनीति होती है। बहुत ही गहरा विचार है। प्राकृतिक प्रतीक असल में समाज के आईने होते हैं। ठीक है, अब प्रशासन और शासन की बात हो ही रही है, तो न्यायपालिका का एक पन्ना भी पलट लेते हैं। शानदार, बढ़िया। आगे प्रश्न 3 5 अप्रैल 1948 को असम उच्च न्यायालय का उद्घाटन किसने किया था? विकल्प है असम के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया या असम के राज्यपाल। थोड़ा विचार कीजिए। 1948 यानी आजादी के ठीक बाद का वक्त। चलिए देखते हैं। सही उत्तर है भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया। पर मुझे यहाँ एक बात थोड़ी हैरान करती है। कौन सी बात? यही कि दिल्ली से चलकर भारत के मुख्य न्यायाधीश का स्वयं आकर इसका उद्घाटन करना, क्या ये सिर्फ एक औपचारिकता थी? बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ा और प्रतीकात्मक कदम था। भारत तब एक नए राष्ट्र के रूप में खुद को स्थापित कर रहा था। हाँ, पूर्वोत्तर तो भौगोलिक रूप से थोड़ा अलग थलग भी था। एकदम सही। और वहां न्यायपालिका की एक स्वतंत्र नींव रखना राष्ट्र निर्माण का अहम हिस्सा था। एच.जे. कानिया का वहां जाना ये संदेश था कि नया भारत असम की कानूनी स्वायत्तता को कितना महत्व देता है। वाह, राष्ट्र निर्माण की कितनी सुंदर तस्वीर सामने आती है इस एक जानकारी से। अच्छा, अब न्यायपालिका से पीछे लौटकर अहोम साम्राज्य की उस व्यवस्था की बात करते हैं जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरू में किया था। हाँ, वो रसोइये वाली बात। बिल्कुल। प्रश्न 4, अहोम राजा की रसोई में लाइम कुरी की क्या भूमिका थी? विकल्प है जलाऊ लकड़ी की आपूर्ति, भोजन का परीक्षण, रसोइया या मांस की आपूर्ति। जरा सोचिए। अहोम साम्राज्य अपने कड़े अनुशासन के लिए तो जाना ही जाता था। ठीक है, सही उत्तर है भोजन का परीक्षण, यानी खाने को टेस्ट करना। और ये कोई साधारण काम नहीं था। इसे आज के संदर्भ में समझें तो ये राजा की सीक्रेट सर्विस का हिस्सा थे। सच में? सिर्फ खाना टेस्ट करने वाले? हाँ,
क्योंकि अहोन साम्राज्य 600 सालों तक टिका रहा, पर अंदरूनी साजिशें आम बात थीं। दुश्मन अक्सर युद्ध के मैदान में हराने के बजाय खाने में जहर मिलाना आसान समझते थे। बाप रे, ये तो बहुत ही जोखिम भरा काम था। बिल्कुल, लाएमुकुरी राजा के जीवन की अंतिम ढाल थे, जो हर दिन अपनी जान दांव पर लगाते थे। ये दिखाता है कि अहोम दरबार के सुरक्षा प्रोटोकॉल कितने एडवांस्ड थे। सच में, ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुरक्षा के साथ साथ अहोम राजा अपनी भव्य वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध थे। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। किसके शासनकाल में ईंट और मोटर का उपयोग करके रंगघर का पुनर्निर्माण किया गया था? रंगघर एशिया के सबसे पुराने एम्फी थिएटर में से एक। हाँ, विकल्प हैं स्वर्गदेव जयाध्वज सिंहा, स्वर्गदेव पुरंदर सिंहा, स्वर्गदेव गदाधर सिंहा या स्वर्गदेव प्रमत्ता सिंहा। एक पल रुकिए और सोचिए। अच्छा, तो सही उत्तर है स्वर्गदेव प्रमत्ता सिंहा। उन्होंने 1744 से 1751 ईस्वी के बीच इसे बनवाया था। लेकिन ये इमारत हमेशा से ऐसी ईंटों वाली नहीं थी, है ना? बिल्कुल, मूल रूप से इसे स्वर्गदेव रुद्र सिंहा के समय में बांस और लकड़ी से बनाया गया था, पर प्रमत्ता सिंहा ने इसे स्थायी रूप दिया। लेकिन उस वक्त तो आज वाला सीमेंट होता नहीं था, तो इन ईंटों को जोड़ा कैसे गया? यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। उन्होंने खारल नामक एक स्वदेशी मोटर का उपयोग किया, जो बोरा चावल यानी स्टिकी राइस, बत्तख के अंडे, काले चने और एक विशेष मछली के मिश्रण से बनता था। अरे वाह, अंडे और चावल से इमारत बनाई? हाँ, और ये जैविक मिश्रण इतना मजबूत था कि इस इमारत ने कई विनाशकारी भूकंप झेल लिए। ये एक इंजीनियरिंग चमत्कार है सच में। ये तो मॉडर्न आर्किटेक्ट्स के लिए भी सीखने वाली बात है। चलिए महलों की इन बातों से अब असम के साहित्यिक परिदृश्य की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 6। असम साहित्य सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? साहित्य तो किसी भी समाज की आत्मा होती है। बिल्कुल, इसके विकल्प हैं लक्ष्मीनाथ बेजबोरुआ, पद्मनाथ गुलेन बरुआ, हेमचंद्र गोस्वामी या राजनीकांता बोरदोलोई। थोड़ा विचार कीजिए। इसका उत्तर तो बहुत रोचक होगा। अच्छा, आज के इस नोट्स में इसका उत्तर एक रहस्य रखा गया है। अरे वाह, क्लिफ हैंगर। ये तो आज सीखने वालों के लिए एक छोटा सा टास्क हो गया। आप सबको खुद इसका पता लगाना है और पढ़ना है इन महान शख्सियत के बारे में। एकदम। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 7। असम की शांति सेना का गठन किस आंदोलन से पहले किया गया था? विकल्प हैं भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। जरा सोचिए। असम के युवाओं ने आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ठीक है, सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट। इसे थोड़ा गहराई से समझना जरूरी है। 1942 में जब सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो गांव में प्रशासन चलाने के लिए युवाओं और महिलाओं ने शांति सेना बनाई। मतलब ये कोई फौज नहीं थी? नहीं, ये गांधीवादी सिद्धांतों पर चलने वाला एक अनुशासित कोर था। इन्होंने साबित किया कि विरोध के लिए हमेशा हथियारों की जरूरत नहीं होती। कितनी बड़ी प्रेरणा है ये। चलिए इतिहास से अब भूगोल और आस्था के अनोखे संगम की बात करते हैं। प्रश्न 8। असम के किस स्थान पर माना जाता है कि मां सती की जीभ गिरी थी? शक्तिपीठों का नक्शा बहुत बड़ा और विस्तृत है। हाँ, विकल्प है नवाग्रह, तुक्रेश्वरी, कामाख्या या दिर्गेश्वरी। एक पल रुकिए और विचार कीजिए। लोग अक्सर असम में शक्तिपीठ के नाम पर सिर्फ एक ही जगह सोचते हैं। बिल्कुल, पर यहाँ सही उत्तर है तुक्रेश्वरी, जो कि गोलपारा जिले में है। हाँ, क्योंकि कामाख्या वो स्थान है जहां सदियों से योनि पूजन होता है। वहां मां सती की योनि गिरी थी। पर तुक्रेश्वरी का अपना अलग महत्व है। और इस नाम के पीछे भी एक रोचक शब्द विज्ञान है ना? बिल्कुल। असमिया भाषा में तुकरा का अर्थ होता है टुकड़ा, इसीलिए इस जगह का नाम तुक्रेश्वरी पड़ा। ये दिखाता है कि स्थानीय भाषा और पौराणिक कथाएं कितनी गहरी जुड़ी हैं। भाषा और आस्था का कितना सुंदर संगम है। ठीक है, अब थोड़ा अभिव्यक्ति और कला की ओर मुड़ते हैं। प्रश्न 9। असम का प्रवीणा सैकिया पुरस्कार किस श्रेणी में दिया जाता है? साहित्य में महिलाओं के योगदान का प्रश्न है ये। हाँ, विकल्प है वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला बोरगीत गायिका, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ सत्रिया नर्तकी, रचनात्मक लेखन में उत्कृष्ट योगदान के लिए महिला असमिया लेखिका या इनमें से कोई नहीं। थोड़ा विचार कीजिए। महिलाओं की आवाज को साहित्य में आगे लाना हमेशा से जरूरी रहा है।
चलिए देखते हैं, सही उत्तर है रचनात्मक लेखन में उत्कृष्ट योगदान के लिए महिला असमिया लेखिका। शानदार। ये पुरस्कार 1999 में स्थापित किया गया था। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य समाज में पितृसत्तात्मक ढांचों को तोड़ना और महिलाओं की कहानियों को एक अलग पहचान देना है। सच में ये आधी आबादी के अनुभवों को इतिहास में दर्ज करने का एक बेहद सुंदर प्रयास है। अच्छा, इन गहरी बातों से अब सीधे जमीन पर आते हैं, मेरा मतलब है भूगोल पर। प्रश्न दूसरा देखते हैं। जमीन यानी भूकंप की बातें। हाँ, प्रश्न है असम किस भूकंपीय क्षेत्र यानी साइज्मिक जोन के अंतर्गत आता है? विकल्प है जोन 2, जोन 4, जोन 3 या जोन 5। एक पल रुकिए और सोचिए। ये सिर्फ भूगोल का सवाल नहीं है, वहां के लोगों की जिंदगी तय करता है ये। ठीक है, सही उत्तर है जोन 5 यानी वेरी हाई रिस्क जोन। पर ऐसा क्यों है? इसका सीधा कनेक्शन प्लेट टेक्टोनिक्स से है। भारत की प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है और पूर्वोत्तर बिल्कुल इस टकराव वाले फॉल्ट लाइन पर आता है। और यही चीज मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, क्योंकि वहां के लोगों ने इस खतरे को समझा और सीमेंट पत्थर के भारी घर बनाने के बजाय लकड़ी और बांस के चैंग घर बनाए। बिल्कुल, जो स्टिल्ट हाउसेस होते हैं जिन्हें बांस पर खड़ा किया जाता है। हाँ, ये घर भूकंप के झटकों को सोख लेते हैं और लचीले होने के कारण टूटकर गिरते नहीं। विज्ञान और पारंपरिक ज्ञान का कितना अद्भुत तालमेल है ये। वाकई, भूगोल ही हमारी जीवन शैली का असली डिजाइनर है। ठीक कहा। चलिए अब आते हैं प्रश्न 11 पर। असम मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मानवाधिकार किसी भी सभ्य समाज का सबसे बुनियादी स्तंभ। इसके विकल्प हैं जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी, मिस्टर जस्टिस टी.वाई. फे, जस्टिस आलोक मिश्रा या इनमें से कोई नहीं। थोड़ा विचार कीजिए। युवोत्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में इस आयोग की भूमिका बहुत बड़ी होती है। चलिए देखते हैं, स्रोत सामग्री के अनुसार सही उत्तर है जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी। और यहाँ सीखने वालों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस आयोग का गठन 19 मार्च 1996 को हुआ था। हाँ, और उनका अनुभव बहुत विस्तृत है। वो कई उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। बिल्कुल, जब इतने बड़े अनुभव वाला व्यक्ति लीड करता है तो देश के बेस्ट जुडिशियल प्रैक्टिसेस स्थानीय स्तर पर लागू हो पाते हैं। सही बात है। अच्छा, कानून और आयोग से बाहर निकलकर एक पौराणिक कहानी पर चलते हैं। प्रश्न 12, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके पत्थरों की सीढ़ियां नरकासुर ने एक ही रात में बनवाई थीं? एक ही रात में कंस्ट्रक्शन मिथोलॉजी सच में मजेदार होती हैं। विकल्प है ताम्रेश्वरी मंदिर, हायाग्रीवा माधव मंदिर, कामाख्या मंदिर या नवग्रह मंदिर। जरा सोचिए। सीढ़ियों का अचानक से बनना, इसके पीछे जरूर कोई कहानी होगी। ठीक है, सही उत्तर है कामाख्या मंदिर। इन सीढ़ियों को मेखिया उजवा पथ के नाम से जाना जाता है। इसकी कहानी सुनने में बड़ी रोमांचक है। असुर राजा नरकासुर देवी कामाख्या से विवाह करना चाहता था, तो देवी ने शर्त रखी कि अगर वो एक रात में सुबह होने से पहले पहाड़ी के नीचे से मंदिर तक सीढ़ियां बना दें तो वो मान जाएंगी। बाप रे, एक रात में पहाड़ पर सीढ़ियां? हाँ, और उसने अपनी आसुरी शक्तियों से काम लगभग पूरा कर भी लिया था। पर देवी ने माया रची और एक मुर्गे ने रात खत्म होने से पहले ही बांग दे दी। अच्छा, तो नरकासुर को लगा सुबह हो गई। बिल्कुल, और वो काम अधूरा छोड़कर चला गया। कहानियां सच में कितनी शक्तिशाली होती हैं। आज भी वो अधूरा रास्ता अहंकार के टूटने का प्रतीक है। चलिए पौराणिक इंजीनियरिंग से निकलकर आधुनिक इंजीनियरिंग चमत्कार पर आते हैं। प्रश्न 13 देखते हैं। शानदार सफर चल रहा है। प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी पर सरायघाट पुल का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? विकल्प हैं 1907, 1961, 1962 या 1963। एक पल रुकिए। ब्रह्मपुत्र जैसी विशालकाय नदी को बांधना उस वक्त एक असंभव चुनौती थी। चलिए देखते हैं। सही उत्तर है 1962। इसको थोड़ा भौगोलिक और राजनीतिक संदर्भ में समझना जरूरी है। 1962 में भारत चीन युद्ध चल रहा था। हाँ, और सेना को राशन पानी पहुंचाना तो बेहद जरूरी था। एकदम। ब्रह्मपुत्र एक बहुत बड़ी प्राकृतिक बाधा थी। इसीलिए 30 सितंबर 1962 को सबसे पहले माल ढुलाई के लिए एक इंजन इस पर से गुजारा गया। मतलब ये पुल सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, देश की सुरक्षा की जीवन रेखा था। सही कहा। और बाद में 7 जून 1963 को इसको आम जनता के लिए खोला गया। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। सरायघाट पुल ये साबित करता है। अब इस ज्ञान यात्रा के 14वें पड़ाव पर आते हैं। प्रश्न 14,
श्री श्री अटकेलिया ममघर किस स्थान पर स्थित है? असम में नमगढ़ सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं होते, समाज का केंद्र होते हैं। विकल्प है नागांव, माजुली, बरपेटा या गोलाघाट। थोड़ा विचार कीजिए। इसका इतिहास बहुत ही बदलाव वाला रहा है। ठीक है, सही उत्तर है गोलाघाट। इसका निर्माण 1681 में राजा गड़ापनी ने करवाया था, पर इसके नाम का इतिहास बड़ा हैरतअंगेज है। हाँ, क्योंकि 1970 के दशक से पहले इसे श्री श्री अतखेलिया मंदिर कहा जाता था। तो मंदिर से नमघर कैसे बन गया? देखिए, पहले ये शक्ति पूजा का केंद्र था, पर जैसे जैसे महापुरुष श्रीमंता शंकर देव द्वारा शुरू किए गए नव वैष्णववाद का प्रभाव बढ़ा, लोग समानता और सामूहिक प्रार्थना की तरफ मुड़े। अरे वाह! तो इस स्थान का स्वरूप बदलकर इसे नमघर कर दिया गया। बिल्कुल, ये दिखाता है कि समाज की वैचारिक प्रगति किसी स्थान की पहचान को कितने शांतिपूर्ण ढंग से नया रूप दे सकती है। कितनी खूबसूरत बात है। अच्छा, अब हम आते हैं आज के अध्ययन सत्र के अंतिम प्रश्न पर। प्रश्न 15। किस वर्ष असम ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना? एक ऐसी घटना जिसने पूरे इतिहास की धारा ही मोड़ दी। विकल्प है 1826, 1845, 1874 या 1901। जरा सोचिए। ये वही साल है जिसने 600 साल पुराने साम्राज्य का पतन देखा। ठीक है, सही उत्तर है 1826, जब ऐतिहासिक यानदाबू की संधि यानी ट्रीटी ऑफ यानदाबू पर हस्ताक्षर हुए थे। और सीखने वालों को ये ध्यान रखना है कि ये संधि अचानक नहीं हुई थी। बर्मीज सेना ने असम पर लगातार आक्रमण किए थे, जिसे इतिहास में मानार दिन यानी काला अध्याय कहा जाता है। हाँ, और असम की रक्षा के नाम पर ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रवेश किया था, है ना? एकदम से। प्रथम आंग्ल बर्मीज युद्ध हुआ और आखिरकार 24 फरवरी 1826 को यानदाबू की संधि हुई। बर्मीज सेना तो चली गई, पर ब्रिटिश सेना ने असम को पूरी तरह अपने साम्राज्य में मिला लिया। और इसके साथ ही एक अजेय अहोम साम्राज्य वहीं समाप्त हो गया। तो इसके साथ ही ज्ञान की ये आज की यात्रा यहीं समाप्त करते हैं। आगे भी ऐसे ही रोचक सत्रों के साथ मिलते रहेंगे। तब तक अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए।